नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निर्मल सिंह। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राज्य में निवेश को लेकर सरकार बनने के बाद से ही गंभीर है। ये दावा कांग्रेस सरकार का रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने का न्योता भी देते रहे हैं और इसी पहल को बढ़ाते हुए सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि राज्य में कई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। पौने 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने कई एमओयू साइन किए हैं। वहीं इन्वेस्टर मीट का आयोजन जनवरी-फरवरी के बीच होगा, जिसमें विश्व के प्रमुख निवेशक, ग्लोबल कंपनियां, बिजनेस लीडर्स, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय व्यवसायी, निवेशक संगठन, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेस इनोवेटर्स शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि राज्य में 58,950 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इन्वेस्टर मीट के दौरान राज्य की नई औद्योगिक नीति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वहीं निवेश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निवेश लाकर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए हो रहे लगातार प्रयासों के बीच क्या ग्रामीण परिवेश के साथ ही मौजूदा जरूरतों और निवेशकों को आकर्षित कर औद्योगिक नीति में भूपेश सरकार कर पाएगी नया बदलाव। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर जो है निवेश पर निशाना। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट करने जा रही है। 2022 की शुरुआत में ही उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया जाएगा। भूपेश सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बल देने से प्रदेश तरक्की करेगा, रोजगार बनेंगे। तो वहीं बीजेपी मानती है कि छत्तीसगढ़ में निवेश की स्थिति अच्छी नहीं है। कर्ज के तले दबे होने के कारण छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं में कोई दम नजर नहीं आता। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से निवेश की संभावनाओं को तलाश रहा है, जिसको लेकर भूपेश बघेल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, जिससे कि छत्तीसगढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। इसकी तैयारियां सरकार जोर शोर से कर रही है। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का नाम इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ होगा। ये आयोजन 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक रायपुर में होगा। आयोजन के जरिए विश्व के प्रमुख निवेशकों के जुटने की उम्मीद है। ग्लोबल कंपनियां, बिजनेस लीडर्स, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय उद्योगपति और व्यापारियों के अलावा निवेशक संगठन, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेस इनोवेटर, विचारक और उद्यमियों का महाकुंभ छत्तीसगढ़ में लगेगा। इन्वेस्टमेंट मीट 2022 4 बड़े क्षेत्र एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन पर होगा। ग्रीन एनर्जी विकास के अवसरों को प्रस्तुत करने का मौका भी होगा। भूपेश बघेल सरकार का इस समिट के जरिए छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने की कोशिश करने का दावा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 के सहारे भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। स्टेट की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही चिंता कर रहे हैं। नए इन्वेस्टमेंट आने का सवाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि ऐसी लचर कानून की व्यवस्था कि अब अच्छे भी हिम्मत नहीं करते यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट करने। और सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है, मगर डॉक्टर रमन सिंह जी को ऐसे बातों में जब 15 साल राज करने के बाद कुछ कर नहीं पाए, तो हमारी सरकार अगर पहल करती तो इसमें बुराई क्या है। बहरहाल पक्ष इस समिट के फायदे बता रहा है, तो वहीं विपक्ष के अपने तर्क हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस समिट को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भूपेश बघेल सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है और सरकार की नीति कितनी कारगर साबित होती है। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी, गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, भाजपा प्रवक्ता उमेश घोरमड़े जी और आर्थिक मामलों के जानकार बाजार विशेषज्ञ नितिन बागरेचा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है कि इसमें इन्वेस्टर समिट कोई नई बात नहीं है। रमन सरकार रही तब भी 15 सालों के दौरान आयोजित हुई।
भूपेश सरकार करीब 3 साल होने जा रहे हैं, आप भी आयोजन कर रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं इस समिट के जरिए आप लोग? धनंजय जी। देखिए बैस जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इन्वेस्टर मीट जो है कोई नई बात नहीं है जी। नई बात कुछ है वो है तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा बनाई गई नई उद्योग नीति है, जो देश में सबसे हट के अलग है, जो निवेशकों को वो छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित कर रहा है, जो निवेशकों को छत्तीसगढ़ में सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जो निवेशकों को छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली देने की जिसमें बात हो रही है, जिसमें निवेशकों को छत्तीसगढ़ में जो यहाँ की खनिज संपदा है उसमें प्राथमिकता से पहला अधिकार देने की बात हो रही है, यहाँ पे रियायती दर भूखंड देने की बात हो रही है, और वो तमाम प्रकार की सुविधाएं जो उद्योग लगाने को मिलना चाहिए वो एकल खिड़की के माध्यम से ये सरकार देने की नीति बनाई है। यही एक वजह है कि इसके कारण यहाँ पर इन्वेस्टर जो है आसानी से यहाँ पे आ रहे हैं, उनका रुचि यहाँ पे है। आपने पूछा नई बात नहीं है, आपने कहा कि पिछले सरकार के दौरान भी इस प्रकार के इन्वेस्टर मीट हुए थे। निश्चित तौर पर पिछले सरकार ने भी इन्वेस्टर मीट यहाँ पे आयोजन किया था। इसके साथ साथ वो तो अमेरिका में जाकर, मुंबई में जाकर नामचीन हस्तियों से छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कराने की बात करके बड़े बड़े खबरों के हेडलाइन बनवाते रहे। मुझे तो वो दिन आज भी आता है जब बंबई में इन्होंने एक रोड शो का आयोजन किया था इन्वेस्टरों को आकर्षित करने के लिए, और घोषणा किए थे कि अजय देवगन जो है फिल्मी कलाकार वो छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट लगाएंगे। ऐसे कई फिल्मी हस्तियों का नाम लिए थे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक है करके। कई ऐसे बड़े नामचीन कंपनियां विदेश की, उनको कहा गया कि छत्तीसगढ़ में वो आएंगे, लेकिन आखिर हसर क्या हुआ? तो दोनों चीजें बहुत अंतर है। हमारी सरकार जब कर रही है कि ठोस नई उद्योग नीति के साथ कर रही है, जिसमें जिसको उद्योगपतियों को, इन्वेस्टरों को लग रहा है कि आकर्षक योजनाएं हैं और लाभ यहाँ पे मिलेगा, इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल। उमेश जी, जैसा कि धनंजय जी ने बताया, काफी अच्छा जो है आगे का जो इनका खाका है, जो विकास का रास्ता है, वो औद्योगिक निवेश के जरिए अगर भूपेश सरकार लाने जा रही है, तो आखिर विपक्ष को समस्या कहां पे हो रही है? उमेश जी। देखिए, निश्चित तौर पे निवेश की दिशा में देखिए निश्चित तौर पे निवेश की दिशा में, विकास की दिशा में, जैसा कि ये कहते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यदि छत्तीसगढ़ को गढ़ने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे की वस्तु स्थिति क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है? केवल राजनीतिक तौर पे जनता के सामने केवल शो करने के लिए, दिखावा करने के लिए यह आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीते 3 वर्षों के अंदर में हमको ऐसी कोई उपलब्धि इन्वेस्ट के नाम पे, एमओयू के नाम पे अब तक देखने नहीं मिली है। और तो और ये लगातार 15 वर्ष के सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का राजनीति यहाँ पर करते रहते हैं, और चूंकि एमओयू की बात आ रही है, इन्वेस्टर मीट की बात आ रही है, और ये हमसे सवाल पूछते रहते हैं, तो मैं तो सीधे तौर पर पूछूंगा, भैया आप हमसे सवाल करते रहते हैं, मैं तो सीधे तौर पर चुनौती देता हूं। हमारी सरकार जब थी, हमने 443 एमओयू किए और साफ तौर पे 80,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट जग जाहिर है, जनता के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, एक सवाल ये जरूर उठता है, क्योंकि 3 साल की कार्यकाल सरकार का है, कोरोना में खासा समय जाया हो चुका है, लेकिन फिर भी जो आपने सवाल किए हैं और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी 15 साल की भी चर्चा होगी। बाजार विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथ नितिन बागरेचा जी भी जुड़ चुके हैं, तो सारी चीजें होंगी। लेकिन धनंजय जी, फौरी तौर पे फिलहाल तो यही चाहेंगे कि जो अभी उमेश जी आरोप लगाए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए निर्मल जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 493 एमओयू द्वारा रमन सरकार ने हुए, 443 से मान लीजिए, तो क्या 443 एमओयू होने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ में 2018 में 22% बेरोजगारी का दर क्यों था? आखिर उन उद्योगपतियों ने यहाँ पे उद्योग क्यों नहीं लगाए? जब आपने उनको जमीन का अलॉटमेंट कर दिया, आपने सब चीजें उनको दे दी, फिर उद्योगपति क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आपकी सरकार की नीयत में खोट रही है। आपको उद्योगपतियों से कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करना था, आपने उनको सुविधाएं प्रदान नहीं की, आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को 15 साल तक धोखे में रखने का काम किया। अभी बात कर रहे कर्ज की, तो आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार बनती है, हमको 41,000 करोड़ रुपए का कर्जा विरासत में मिलता है। वो पैसा जो रमन सरकार ने अपने केंद्रीय नेताओं के स्वागत में खर्च किए थे, उस कर्जे का 10,000 करोड़ रुपए साल का ब्याज हम भर रहे हैं। मैं जाना तो नितिन जी के पास चाह रहा था, लेकिन उमेश जी चूंकि कुछ बेताब है सवाल करने के लिए। जी उमेश जी।
बोलिए। देखिए, तमाम तरह के आरोप यहाँ पर धनंजय जी ने लगा दिए, लेकिन बीते 3 वर्षों के अंदर में कितने एमओयू हुए और कितना इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आया, इसका जवाब नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है, ये तमाम तरह के दावे करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये एकल खिड़की दे रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। तो भैया क्यों आपका एमओयू नहीं हो रहा है? क्यों इन्वेस्टर्स आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं? क्यों आकर के छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? उसका सीधे तौर पर कारण यह है कि जो पूंजीगत व्यय होता है, जो विकास के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार होता है, अभी एक्सपर्ट बैठे हैं, वो इस विषय को गंभीरता से बताएंगे। उसमें आपकी सरकार आने के बाद भारी बड़े पैमाने पर कमी आई है, उसके चलते विकास बाधित हुआ है। और हमारी सरकार के समय में चाहे आप नगरनार प्लांट की बात करें या फिर बिजली में छत्तीसगढ़ को सरप्लस बनाने की बात करें या फिर सड़क निर्माण से लेकर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, बीते 15 वर्षों के अंदर में हमने ऐतिहासिक काम किए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है? तमाम नगर निगम से लेकर के नगर पंचायत से लेकर के तमाम स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के सड़क निर्माण से लेकर के मूलभूत आवश्यकताओं के बाधित पड़े हुए हैं। इसका जवाब नहीं देंगे और जीएसटी को लेकर के ये आरोप लगाते हैं। उमेश जी, बिल्कुल आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्या हुआ, क्या हो, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट, थोड़ा एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होगा नितिन जी से बेहतर शायद औद्योगिक निवेश के मसले पर कोई बता नहीं सकता। नितिन जी, आप क्या कहेंगे? 15 साल रमन सरकार के, अब लगभग 3 साल भूपेश सरकार की, क्या देखते हैं कितना छत्तीसगढ़ का विकास आगे बढ़ा? इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है, तो औद्योगिक निवेश की भारी संभावना है। जी नितिन जी। छत्तीसगढ़ राज्य, ये सही बात है कि मिनरल्स और सारे नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है जी। और ये अपने आप में उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी जमीन तैयार करता है। अगर पिछले 15 सालों में एमओयू हुए हैं, एमओयू होने के बाद में अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं और अगर पिछले 3 साल में भी जो कुछ हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में कोई मेजर इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है ग्राउंड लेवल पर, न 15 सालों में भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा था। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में लॉ प्रॉब्लम जो होती है, लेबर प्रॉब्लम्स जो होती है, वो बहुत कम है। यहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, हायर लेवल पर नहीं आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो ये दोनों सरकारों के लिए सोचने की बात है। तो वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन से मसले हैं जिन पर यदि सरकार ध्यान दे तो औद्योगिक निवेश जो है गति पकड़ सकता है, और कहाँ फॉल्ट आखिर कहाँ रह जाता है सरकार का? क्योंकि आपने खुद देखा है कि कोई सी भी सरकार रहो, इन्वेस्टर समिट का ढोल तो बहुत जम के पीटा जाता है। देखा जा रहा है कि ओके, सिंगल विंडो कंसेप्ट चल रहा है जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर परमानेंट पावर कनेक्शन लेना भी एक बड़ा इशू हो जाता है कभी कभी, और लाइसेंस की प्रॉब्लम्स अभी भी है जी। और गवर्नमेंट जब एमओयू करती है तो एमओयू करने के बाद में सिर्फ एक बार एमओयू हो जाए बात खत्म तो नहीं होती है, उनके साथ में टचअप रहना चाहिए। जब वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बातें होती है तो वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। तो गवर्नमेंट को अपने जो जहां पर आईटी हब या फिर जो इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं वहां पर उन्हें सुविधाएं भी देनी होगी, वहां पर वो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए दे सकते हैं। तो लगे हाथ योगीराज जी से भी जान लेते हैं। योगीराज जी, क्या संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जो छत्तीसगढ़ को आप देखते हैं, पूरे देश में क्या स्थान देखते हैं और किस तरीके से उसके औद्योगिक निवेश और इस तरीके के जो होते हैं कार्यक्रम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए निर्मल जी, छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरपूर प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, और जीरो कट बिजली प्रोवाइड करा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। मेरा तो एक छोटा सा सवाल यही है जी, इन्वेस्टर्स को लेके, खास तौर पर जिस तरीके के हम लोग आजकल ये जो एक इवेंट हो गया है इन्वेस्टर्स मीट का, मैं थोड़ा सा एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में भिलाई में जब स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी तब कौन सी इन्वेस्टर मीट हुई थी? जब भोपाल में बीएचईएल प्लांट लगा तब कौन सी इन्वेस्टर मीट हुई? मुझे इस कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि ये इन्वेस्टर्स मीट मिला के आप क्या साबित करना चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का कोई भी उद्योगपति आपके कहने से उद्योग नहीं लगाता। मैं कभी मेरे गांव में 1000 करोड़ निवेश कर दीजिए आप, वो मुझसे पूछेगा भैया मैं क्यों कर दूं? मुझे जब
2000 करोड़ की वहाँ संभावनाएं लगेगी, तब मैं वहाँ इन्वेस्ट करूंगा। कोई भी निवेशक पहले अपनी संभावनाएं देखता है, फिर सेकेंडरी चीजें आती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सरकार का बिहेवियर इंडस्ट्रीज के प्रति कैसा है, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली सरकार है कि नहीं। अब सिंगल विंडो की बातचीत चल रही है। आज की कंडीशन में देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ सिंगल विंडो नहीं है। सब कह रहे हैं हमारे सिंगल विंडो, सब कह रहे हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा? इस बात पर भी सरकारों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का जवाब अब ठाकुर साहब से ले रहे हैं। ठाकुर साहब, सिंगल विंडो सुन के और अच्छा खासा लोग सिंगल विंडो को कोई अब अनजान नाम नहीं रह गया है। सिंगल विंडो के अलावा आप लोग क्या ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को जो पिछली रमन सरकार ने नहीं दी? ठाकुर साहब। देखिए निर्मल जी, मैंने पहले कहा ना कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सरकार ने जब उद्योग नीति में बदलाव किया, संशोधन किया, तो हमने उन राज्यों के उद्योग नीतियों का परीक्षण किया और उसमें जो बेहतर पॉइंट्स थे उसको अपने उद्योग नीति में शामिल करने का काम किया। दूसरी बात, अगर आप उद्योग नीति बना रहे हैं तो उस उद्योग से संबंधित लोगों के सुझाव उसमें आप रखने पड़ेंगे, उनके मार्गदर्शन पर नीति बनानी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को हटाने का आप उद्योग नीति बननी चाहिए। वही काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसलिए कर रहे हैं कि 15 साल में निश्चित, तो मैंने कहा ना, वही तो हमने किया ना। हमने सिंगल विंडो कहा, आपको अगर छत्तीसगढ़ में उद्योग लगानी है तो आपको 10 जगह चक्कर नहीं लगानी, कोई एक जगह पर आवेदन करेंगे, वहां सारी समस्याओं का हल वहां पे आपको मिलेगा। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन संपदा है भाई, यहाँ पे आयरन ओर है, यहाँ पे बॉक्साइड है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ है, तो उससे संबंधित उद्योग यहाँ क्यों न लगे जिसका लाभ यहाँ के ग्रामीण युवाओं को भी मिल सके, उद्योगपतियों को मिल सके और यहाँ का राजस्व जनरेट हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे धान की पैदावार होती है, क्यों ना इथेनॉल प्लांट यहाँ पे लगे, यहाँ पे मक्का क्रॉसिंग प्लांट क्यों ना लगे, यहाँ पे टमाटर खेती अच्छी होती है तो उसी यूनिट क्यों ना लगे। तो सरकार इसी विषय में काम कर रही है ना। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे निर्मल जी, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमको भारी भरकम उद्योग लगाने के बजाय हमको उन छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है जिसमें सिर्फ सरकारी जमीन का उपयोग हो सके, किसी भी किसान के जमीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सरकार की स्पष्ट नीति है। उमेश जी, जैसे कि आपने सुना धनंजय जी ने जो अभी बड़ी पावरफुल और सुपर फुल प्रूफ योजना बता रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं जैसे कि नितिन जी के भी सुझाव वो पूरे उसमें शामिल रहेंगे, तो इस बार ऐसा लगता है कि निवेश होकर ही रहेगा। देखिए, नितिन जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी धनंजय जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर विषय को रखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस रस्कम रट्टा जिस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं, एकड़ खिड़की की वो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ पर आ जाए उसकी बात कर रहे हैं, छोटे उद्योगों की वो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? जैसा कि आदरणीय ने अभी सवाल भी किया कि भैया आप एकड़ खिड़की की बात कर रहे हैं लेकिन आपके यहाँ कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? 3 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, आपसे जवाब नहीं है, उसके पीछे सर ये तो 3 वर्षों से आमंत्रण दे रहे हैं लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं। कर रही है। अरे धनंजय जी सुन लीजिए साहब, क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आपके यहाँ माफिया राज चल रहा है, आपके यहाँ डर का वातावरण है, भय का वातावरण यहाँ पर निर्मित हुआ पड़ा है, लगातार माफिया राज यहाँ पर सक्रिय, चाहे रेत माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें, कोल माफिया की बात करें, जमीन माफिया तक यहाँ पर सक्रिय है। तो आपका जो इन्वेस्टर आ रहा है, जिसको आप एकड़ खिड़की में बुला रहे हैं, वो एकड़ खिड़की में आने से पहले ही डर जाता है कि भैया छत्तीसगढ़ जाना, अरे बाप रे भूपेश बघेल की सरकार है, वहां पर तो माफिया राज है, वहां पर तो गुंडा राज है, वहां पर तो अपराध का ग्राफ इतना हाई है कि हमारे जैसा सीधा साधा उद्योगपति जो जाएगा वहां जनता के लिए काम करेगा, अपना इन्वेस्ट करेगा, अपना उद्योग लगाएगा, लेकिन माफिया के चंगुल में पड़ गया तो, अपराध के ग्राफ के बीच में फंस गया तो इस प्रकार का भय जो निर्मित हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर में, उससे सुरक्षा देने के लिए आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है, जबकि आपकी प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हालत में पड़ी हुई है। और जैसा कि महत्वपूर्ण बात आदरणीय नितिन जी ने यहाँ पर कही, निश्चित तौर पे उनके दिए हुए सुझाव बड़े महत्वपूर्ण है और तमाम विषयों पर, तमाम पहलुओं पर, और उसमें मैं हमारी सरकार का भी जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली, तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी होती है। 2003 से लेकर के लगातार 15 वर्षों के अंदर में इन तमाम क्षेत्रों के अंदर में हमने छत्तीसगढ़ को सरप्लस बनाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को गढ़ने का काम किया, और उसी का नतीजा है कि 444 MOU हमने किए, 80,000 करोड़ से अधिक का हमने लाया। जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सारा हो चुके हैं, सारी चीजें तैयार है, उसके बाद क्यों कांग्रेस के समय में इन्वेस्ट नहीं आ रहा है? उमेश जी, धनंजय जी को मौका दे दें। जी धनंजय जी बोलिए। निश्चित तौर पर अच्छा, इन्होंने ठीक बात कहा माफियाओं की कि 15 साल तक रमन सरकार में माफिया भाजपाई लोग थे,
ड्रग तस्कर कौन था? भाजपा संबंध। मानव तस्कर कौन था? भाजपा संबंध। भूमाफिया में तस्करी कौन? भाजपा संबंध। अरे प्रमाणित कर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे प्रमाणित कर दो। रेत तस्कर कौन? भाजपा से संबंध। शराब तस्कर कौन? भाजपा संबंध। सारे चीज तस्करों को खत्म किया जा रहा है। होता ना सर, भाजपा का नाम ले दो, ये जवाब नहीं होता। सुन लीजिए, आपके माफिया राज का पोल खोल रहा हूँ तो अरे भाई माफिया मैं तो बोल रहा हूँ ना, तस्कर, मानव तस्कर, भूमाफिया, रेत तस्कर, सारे नाम कौन थे? सारे भाजपा से। देखिए तकलीफ शुरू हो गया माफिया राज का नाम की खबर है, माफिया राज का तकलीफ शुरू हो गया इनका गुंडा राज का कौन है? सुन लीजिए ना, अभी माफिया कौन है आपके? सुन लीजिए ना, संचेती कौन था? संचेती कौन था? कोल माफिया कौन था जो रमन सिंह ने अलॉटमेंट किया था? के अंदर में तिवार कंपनी किसका था? रंग के अंदर में आपके मंत्री का नाम आ रहा है। आपने जवाब सवाल में सुना ना, आपने आरोप लगाया, मैंने सुना, क्योंकि आप झूठे आरोप लगाते, मैंने खोला था, आपको तिलमिलाहट शुरू हो गई। अरे भैया एकल खिड़की आपने मैं जब माफिया राज का पोल खोला, भाजपाइयों के माफियागिरी को साबित करने का काम किया, आपको तकलीफ हो गई। आपने आरोप लगाया भूपेश सरकार पर माफिया राज का, हम नहीं किए इसलिए हम चुप बैठे थे। हमने माफिया राज खोला रमन सरकार का। तकलीफ आपकी बता रही है कि हमने जो बोला सच्चाई है। ड्रग तस्कर कौन था? भाजपा का नेता। मानव तस्कर कौन था? भाजपा का नेता। कोल तस्कर कौन था? भाजपा का नेता। चावल चोर कौन था? भाजपा का नेता। कोयला चोर कौन था? भाजपा का नेता। और 15 साल की उद्योगपति इसलिए नहीं आए कि रमन भाजपा आरएसएस से चंदाखोरी, गुंडागर्दी इनकी, कमीशनखोरी इनकी, भाजपा की इनकी, यही मिल जाता है। शराब तस्करी का पूरा आरएसएस रमन सरकार माफियागिरी में लगी हुई थी, मानव तस्करी में लगी हुई थी, ड्रग तस्करी में लगी हुई थी। मिल रहा है, सारे माफियाओं को जेल में डाला जा रहा है। उद्योगपति समझ चुके हैं 15 साल तक जो माफिया राज है रमन सरकार का, वो सब जेल में जा रहे हैं। स्वच्छ हो रहा है, छत्तीसगढ़ सुधार हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे जाके उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि माफिया राज का अंत भूपेश बघेल ने किया है। रमन सरकार ने फल फूले माफियाओं को किया है। भाजपा के जो माफिया थे सब जेल जा रहे हैं, इसीलिए इनको जा रहा है। आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मानव तस्करी से लेकर 10 तक किया। सारे लोग भाजपाई क्यों थे? क्योंकि रमन सरकार में अपराधी फलते फूलते थे, आरएसएस में अपराधी फलते फूलते हैं, गुंडागर्दी इन पे चलते हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रहा है। क्योंकि माफिया राज का इनका अंत मैंने किया, भाजपा राज का अत्यंत क्योंकि माफिया तो थे, रमन सरकार भाजपा माफिया थे, वो आज जेल में जा रहे हैं। और ये इन्होंने आरोप लगाया, मैंने शांति सुना, क्योंकि हमारे में माफिया राज नहीं था। मैंने कैसे माफियाओं का पोल खोला। नितिन जी आपका क्या नजरिया? अरे नितिन जी का एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, एक बार फिर एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, एक बार फिर एक्सपर्ट कमेंट। अरे धनंजय जी एक बार फिर मैंने सुना साफ चरित्र के मैंने जैसे माफिया का पोल खोला, भाजपा के प्रवक्ता का तिलमिलाहट बता रहा है। एक बार फिर एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। तीर सही जगह जाके लगी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? रमन सरकार में जो माफिया पड़ रहे थे आरएसएस सरकार में, वो सब जेल में है। अरे भैया अरे शांत हो अरे माफियाओं को जेल में डालेंगे, अभी कौन जेल में जाएंगे? रमन राज के माफिया। चिंता ना करे, चिंता ना करे, समय पूरा होने जा रहा है, शांत हो जाए, चिंता ना करे, अभी माफियाओं को जेल में डालेंगे। अभी तो मानव तस्कर ड्रग तस्कर भाजपा, कोयला तस्कर भाजपा, रेत तस्कर भाजपा, भाजपा सब जेल में जा रहे हैं। एक आखिरी कमेंट ले लिया जाए। नितिन जी आपको क्या लगता है? मैंने कहा ना निर्मल जी, माफियाओं के बारे में बोलो तो भाजपा प्रवक्ता तुम्हारा बता रहा है कि तीर सही जगह लगा है। एक दिन शांत हो जाइए, नितिन जी की टिप्पणी ले लेते हैं। माफियाओं को जेल बंद करेंगे, चिंता न करें। और नितिन जी एक सरकार के कामकाज का तरीका होता है। उद्योगपतियों से कमीशन खोरी, उद्योगपतियों से घूस, आरएसएस को चंदा, उद्योगपति 15 साल था, उद्योगपतियों से कमीशन खोरी,
उद्योगपतियों से घूम, धनंजय जी, उद्योगपतियों से अगर ऐसे चला तो कार्यक्रम आगे जो है समाप्त करना पड़ेगा फिर। एक मिनट, राहुल अरे अब आप शांत हो जाइए। हाँ, नरेंद्र मोदी देख रहे हैं माफिया अरे उमेश जी, अब आप शांत हो आपका जाइए। अडानी अंबानी देख रहे हैं, शांत हो जाओ। अरे आपका अडानी अंबानी देख रहे हैं, एडवाइस ले लो। अडानी अंबानी देख एक्सपर्ट रहे एडवाइस ले हैं। लीजिए, नहीं तो फिर काम आएगा। मोहन भागवत को जो चंदा जाता था ना बंद हो गया, एक्सपर्ट जो एडवाइस। रमन सरकार में मोहन भागवत को चंदा जाता था ना बंद हो गया, जो माफिया से जेल जा रहे हैं, जो भाजपाई तस्कर थे, भाजपाई ड्रग तस्कर थे, भाजपाई जो मानव तस्कर थे, भाजपाई जो कोयला तस्कर थे, भाजपाई जो रेत तस्कर चलिए, थे, आप लोग अगर शांत होंगे तो आप लोगों से विदा ही लेना पड़ेगी और दर्शकों से माफी भी मांगना पड़ेगी कि जो है आप लोग मान ही नहीं रहे। जब माफियाओं की पोल खुली तो भाजपा प्रवक्ता की तिलमिलाहट बता रही है कि तीर सही जगह लगा है, खत्म होने के बाद भी बोलेंगे, क्योंकि झूठ को निकाला तो भाजपा बता दिया ना, नितिन जी, बता तो दिया मानव तस्कर कौन है, नितिन जी, बता दिया भाजपा ही था, नितिन जी, ड्रग तस्कर कौन था, माफिया था, मैंने बता दिया। आप बोलिए। नितिन जी, क्योंकि मैंने माफिया की बात किया, तिलमिलाहट बता रही है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नितिन जी सुन पा रहे हैं आप? एक सरकार का जो है एक मोटिवेशन होता है, एक काम करने का तरीका होता है, काम काज का तरीका होता है, विकास की राह पे आगे बढ़ने का तरीका होता है। औद्योगिक निवेश की बात तो अपनी जगह ठीक ही है। पिछला जो आपने कार्यकाल अभी रमन सरकार का देखा, बड़ा 14-15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस पार्टी आई है, किस तरीके का आकलन आपको लगता है? क्या सरकार का जो एटीट्यूड है और जिस तरीके से वो चाहती है, क्या वाकई वो मनोबल और इच्छा शक्ति आपको नजर आती है कि वो औद्योगिक निवेश को साकार कर सके छत्तीसगढ़ में? जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि अगर हम राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच में अगर पिछली सरकार इस सरकार के ऊपर में अगर इस तरीके के आरोप लगाती है तो ये कहा जाए कि एक नक्सलगढ़ कभी जमाने में जैसा छत्तीसगढ़ को कभी किसी ने कहा था, तो उसके बाद से उससे बाहर निकली है छत्तीसगढ़ और उससे बाहर निकलकर आज एक इन्वेस्टगढ़ की तरफ में बढ़ने जा रही है जब छत्तीसगढ़, तो फिर एक राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप को अपनी जगह अलग रखकर अगर कहीं छत्तीसगढ़ आगे बढ़ना चाहता है तो दोनों को ही अपनी तरफ एक पॉजिटिव माहौल की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सही है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कहीं ना कमी तो रही है, तो उस कमी को दूर करने के लिए, लेकिन अगर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि छत्तीसगढ़ भय मुक्त नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, अगर ये माहौल अगर दोनों सरकारों में से दोनों ही पार्टियां बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर विपक्ष का भी साथ मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, बहरहाल सरकार समिट का आयोजन कर छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। वहीं भूपेश बघेल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसका मुख्य कारण है कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट से उभर रही है, इस दौर में छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए भी बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। इसी बीच समिट को लेकर सरकार का दावा रहा है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, बिजली, कनेक्टिविटी और शानदार लोकेशंस हैं, जिससे ग्लोबल कंपनियों को यहां ग्रोथ करने में आसानी होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की ये कवायद और कितनी कारगर साबित होती है। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh.